ठीक है ना। वो अगर आपने नहीं सुना तो आज वाला मुश्किल आपको समझ आए। इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था, फिर हमने उसकी टाइप्स देखी थी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम पहले जो है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने स्टार्ट किया था, उसका हमने फार्मूला देखा था कि इसको हम फार्मूले के तहत, ये अपना माइक बंद कर लो, जब मैं बोलूँगा तब खोल देना। तो फार्मूला हमने देखा था, उसके बाद आपने सॉल्व भी करके भेजा था एक न्यूमेरिकल, उसका आंसर -2 आ रहा था ना, बताओ। हाँ, -2 आ रहा था। अब उस -2 का क्या मतलब है? नेगेटिव का ये मतलब है कि नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। और 2 का क्या मतलब है? 2 की जो वैल्यू है मतलब वो 1 से ग्रेटर है ना, 1 से ग्रेटर। -2 ये ना समझना, -2 तो वैसे 0 से कम होता है, लेकिन यहाँ जो माइनस है ना वो ये शो कर रहा होता है कि आपका नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। लेकिन इसको -2 नहीं समझना, -2 तो 0 से कम होता है, हमने सिर्फ 2 लेना है। ये जो 2 की वैल्यू है ये क्या होती है? ये 1 से अबव है ना, 1 से अबव है, इसलिए ये मोर इलास्टिक है, ठीक। तो ये वाला टॉपिक अब शुरू करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, स्पेशली लास्ट 3rd लेक्चर, तो उनको आज की समझ मेरे ख्याल में मुश्किल ही आए। अगर आज समझ ना आए तो ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपको मिल जाएगा, तो पहले आप पीछे वाले लेक्चर सुन लेना, फिर आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल की हमने डेफिनेशन भी की थी इकनॉमिक्स की, याद होगा ना आपको, याद है ना? अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन की थी इकनॉमिक्स की, हाँ जी, हाँ। तो वो जो अल्फ्रेड मार्शल है ना, उसी ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तरीका हमें बताया है, ठीक है। अब वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल वी कैन मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी स्केल। यूनिटरी स्केल के बारे में अभी आपको बताता हूँ। यूनिटरी स्केल अगले सेंटेंस में है, डिमांड इलास्टिसिटी में बी ग्रेटर, इसने ज्वाइन किया है, डिमांड इलास्टिसिटी में बी ग्रेटर देन यूनिटी, यानी एक से बड़ी भी हो सकती है, जो हमने अभी सीखी भी थी पीछे, 1 से ग्रेटर देन भी हो सकती है, इक्वल टू यूनिटी यानी एक के बराबर भी हो सकती है, और लेस देन यूनिटी और एक से कम भी हो सकती है। ऐसा पढ़ा था ना हमने यहाँ पे, ये दोबारा दिखाता हूँ, ये वाला ये पढ़ा था ना, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तीनों केस हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने यूनिटरी स्केल के ज़रिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तरीका बताया। यूनिटरी स्केल मतलब वो 1 वाला, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन 1, ठीक है ना। अब इसने 3 तरीके बताए, परसेंटेज मेथड, एक टोटल आउटले मेथड और एक ग्राफिक मेथड। यानी इस तीनों तरीक़ों को फॉलो करते हुए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो यही मेथड है, ये बेसिक फार्मूला है जो हमने पढ़ा था, ये वाला, ये परसेंटेज मेथड वाला फार्मूला है, ये वाला, यानी एक फार्मूला है जो परसेंटेज मेथड में फॉलो होता है, परसेंटेज। अब इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। परसेंटेज मेथड, फ्लक्स कोई इकोनॉमिस्ट होगा, प्रेजेंटेड दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बंद कर दो अपना माइक, we find out the percentage change in the quantity demanded due to percentage change in price, यानी जब प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होती है। अब प्राइस में ये देखना कि प्राइस में कितने % चेंज आया है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितने % चेंज आया, इस चीज़ को देखना परसेंटेज मेथड कहलाता है या फिर फ्लक्स मेथड कहलाता है। अब ये इसकी कैसे परसेंटेज निकालेंगे, उसमें यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये वाला, ये जो हमारा फार्मूला है, ठीक है ना, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसी तरह Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q, ये परसेंटेज में निकाल के दे देगा, ठीक है। यही वाला फार्मूला इधर हम अप्लाई करेंगे, इसको फ्लक्स मेथड भी कहते हैं, परसेंटेज चेंज इन Q, परसेंटेज चेंज इन P, ठीक है।
अब आगे उसने टेबल भी बनाई हुई है। अब इसके 3 केसेस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है ग्रेटर देन यूनिटी, यानी 1 से अबव भी आंसर आ सकता है, इक्वल टू यूनिटी भी हो सकता है, और लेस देन यूनिटी भी हो सकता है। अब अगर ग्रेटर देन यूनिटी हो, उसने टेबल बनाई है, वो कहता है कि प्राइस 100 थे और फिर उसके बाद 50 हो गए, ठीक है ना, यानी प्राइस कम हुआ है। क्वांटिटी डिमांड जब 100 रुपये उसकी प्राइस थी तो 100 यूनिट्स डिमांड थी उस प्रोडक्ट की। जब 50 रुपये हो गए तो फिर 20 यूनिट, मतलब उसकी जो प्राइस डिमांड है वो बढ़ गई, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कहता है ना, जब प्राइस आप कम करोगे तो डिमांड आपकी बढ़ेगी। यहाँ प्राइस कम हुई है, डिमांड बढ़ी है। अब आपने परसेंटेज देखना है, वही फार्मूला जो अभी मैंने आपको दिखाया है उसको लगा के ये चेक करना है कि ये जो 100 से 50 हुई है ये कितना परसेंट कम हुई है और ये कितना परसेंट बढ़ी है। ये कैसे पता चलेगा? ये उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करने से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सिंपल वो ये लिख रहे हैं कि दिस स्केजुअल, यानी ये वाला, या दिस टेबल भी लिख सकते हो, शोज दैट द 100% चेंज अपेयर इन द डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ 50% चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस में जो चेंज आया है वो 50%, यानी प्राइस 50% कम हुई है और जो डिमांड है वो 100% बढ़ गई है। अब आप ये देखो जो प्राइस में चेंज है वो 50% आ रहा है, डिमांड में जो चेंज है वो 100% आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। पिछले लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि जब डिनोमिनेटर में कम चेंज हो और न्यूमिनेटर में ज़्यादा चेंज हो तो आंसर 1 से ग्रेटर आएगा हमेशा, जो कि आपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया और आपको पता होगा उस न्यूमेरिकल में वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। समझ आ रही है बात की? हाँ, ये टेबल के थ्रू। अब इसे ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं। कैसे भाई? पहले ये पॉइंट लो, ये वाला देखो, यहाँ पे 100 रुपीज़ प्राइस थी, ये वाई एक्सिस पे 100 रुपीज़ प्राइस और डिमांड कितनी थी? 10 यूनिट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्राइस क्या हो गई? प्राइस हो गई कम, प्राइस अब जो है ना वो है 50 होगी, तो ये वाला पॉइंट लेना है। यहाँ पे 50 है और डिमांड जो है वो 20 यूनिट्स की है। अब आप ये देखो, ये जो प्राइस में चेंज है, ये देखो प्राइस में जो चेंज आया है वो आपने कम शो करना है ग्राफ में। ये ग्राफ बड़ा टेक्निकल है, अगर आप ग्राफ में थोड़ी सी गलती करोगे ना इस ग्रेटर देन यूनिटी वाले ग्राफ में या बाकी ग्राफ्स में, तो वो जो चेक करने वाला है वो देख के आपका गलत कर देगा। आपने इस ग्राफ में ये शो करना है कि जो प्राइस में चेंज है वो कम है और जो डिमांड में चेंज है वो ज़्यादा है। देखो डिमांड में चेंज, ये कितना डिस्टेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है ना आपको, और ये जो प्राइस में चेंज है ये कम है। तो ये आपने इस तरीके से शो करना है, डिमांड में जो चेंज है वो ज़्यादा शो करना है, प्राइस में जो चेंज है वो कम शो करना है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन यूनिटी वाली टेबल होगी। अब इक्वल टू यूनिट कैसे होगा? यानी प्राइस में जो चेंज आ रहा है, प्राइस में 100 रुपीज़ प्राइस थे, फिर 50 हो गए। या आप इसका उलट भी ले सकते हो कि 50 रुपये पहले कीमत थी, फिर 100 रुपये हो गई, इस तरह भी आप ले सकते हो। या 100 रुपये पहले कीमत थी, 50 रुपये हो गए। अगर 100 रुपये थी तो 10 यूनिट की डिमांड थी, और अगर 50 हुए तो 15 यूनिट की डिमांड। अब आप वही फार्मूला, जो फार्मूला आपको मैंने दिखाया, वही फार्मूला लगा के आप परसेंटेज निकाल सकते हो, और आप उसे ये बता सकते हो कि ये जो प्राइस कम हुई है ये 50% कम हुई है, और जो डिमांड बढ़ी है वो भी 50% बढ़ी है। यानी ऊपर भी 50, नीचे भी 50, न्यूमिनेटर में भी 50, डिनोमिनेटर में भी 50। 50 दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी जितनी प्राइस चेंज हुई थी, जितनी प्राइस में चेंज आया था, उतने ही डिमांड में चेंज आया है, ठीक है ना। तो उसके मुताबिक आप ये जब ग्राफ बनाओगे तो आपने ये इंश्योर करना है कि इन दोनों का डिस्टेंस, मतलब ये जो प्राइस में चेंज आ रहा है ये डिस्टेंस, और जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है ये डिस्टेंस, दोनों बराबर शो करना है। यहाँ पे आप देखो तो प्राइस में आपने जो चेंज है वो कम शो किया हुआ है, डिमांड में जो चेंज है वो ज़्यादा शो किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये केस डिफरेंट है, ग्रेटर देन यूनिटी वाला केस है, ठीक है ना। ये ग्राफ बनाते हुए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, ये आपने गलत बना दिया तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्योंकि यूनिटी है, यानी जितनी प्राइस में चेंज आ रहा है उतना डिमांड में चेंज आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होने चाहिए। अब लेस देन यूनिटी वाले देख लेते हैं। लेस देन यूनिटी में क्या है कि प्राइस आपकी कम हुई है, ठीक है ना, डिमांड आपकी बढ़ी है, ठीक है ना। अब प्राइस में जो चेंज आया है वो आया 50%, यानी प्राइस जो कम हुई है वो 50% हुई है, लेकिन जो डिमांड बढ़ी है ना वो 20% बढ़ी है। यानी प्राइस में चेंज ज़्यादा है
और डिमांड में जो चेंज है वो कम है। अब ये देखो, ये प्राइस में जो चेंज है वो ज़्यादा है, डिमांड में जो चेंज है वो कम है। देखो ग्राफ इसी तरीके से शो करना है आपने ग्राफ को, ठीक है ना। तो ये लेस देन यूनिट की मिसाल हो गई, ठीक है ना। अब बताओ ये तीनों पॉइंट समझ आए, क्योंकि इनका लिंक पिछले लेक्चर्स के साथ था। पिछले लेक्चर में मैं डिटेल में समझा चुका था। अभी आपने इस पे टेबल पे और ग्राफ पे तवज्जो देनी है, इसका ग्राफ ठीक तरीके से बनाना है। ग्राफ गलत बनाया तो जवाब गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा फिर, ठीक है ना। ये एक मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का, एक मेथड। कौन सा? परसेंटेज मेथड, यानी परसेंटेज के थ्रू निकालो। अगला जो मेथड है वो टोटल आउटले मेथड, यानी ये वाला टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड, तीनों नाम है इसके, ठीक है ना। आपने तीनों याद करने हैं, पेपर में वो किसी भी नाम से आपसे ये सवाल पूछ सकता है। अब ये देखो, टोटल आउटले मेथड, टोटल आउटले मेथड बोलो या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलो या टोटल रेवेन्यू मेथड बोलो, इसमें क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू का फार्मूला आपको आता है? रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? नहीं 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 नहीं, पर यूनिट प्राइस को, पर यूनिट यानी एक यूनिट की जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स के साथ कि कितने यूनिट हम बेच रहे हैं, तो वो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। अकाउंटिंग में आप ऐसे ही कैलकुलेट करते हो, और आपने शायद बिजनेस मैथ में भी ये पढ़ा हो कि रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो कैलकुलेट किया जाता है कि रेवेन्यू होता क्या है। पहले रेवेन्यू ये होता है कि जितनी आप चीज़ें बेच रहे हो, ठीक है ना, कितने की चीज़ें बेच रहे हो, 80 रुपये की बेच रहे हो, 20 रुपये की बेच रहे हो, ठीक है ना, 100 रुपये की बेच रहे हो, कितने की चीज़ें बेच, वो कैलकुलेट कैसे हुई है कि भाई एक यूनिट की प्राइस, यानी एक यूनिट अगर 10 रुपये का है और आप 10 यूनिट बेच रहे हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। ये जो 100 है ये आपका रेवेन्यू होता है। आपने जो फार्मूला बताया वो प्रॉफिट का फार्मूला बताया। प्रॉफिट का ये फार्मूला होता है कि टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस जब लेस करते हैं तो फिर प्रॉफिट आता है। आपने गलत फार्मूला बताया था। रेवेन्यू का ये फार्मूला होता है कि जो एक यूनिट की प्राइस लेते हैं, 100 रुपये एक यूनिट की प्राइस, ठीक है ना, उसे मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने यूनिट हम बेच रहे हैं। 10 यूनिट बेच रहे हैं, 20 बेच रहे हैं, 30 बेच रहे हैं या एक बेच रहे हैं। अगर एक बेच रहे हैं तो क्या होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, ओ सॉरी 10। तो आंसर क्या आया? टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना आ गया? वो हमारे पास 10 आ गया सिर्फ। और अगर हम 2 यूनिट बेच रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 20 टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। तो आपने ये देख लिया कि रेवेन्यू आपने कैलकुलेट कैसे करना है। अब इसको, इसका तरीक़ाकार क्या होगा ये आगे लेके चलते हैं। उसी तरह ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी। अब आप इस टेबल पे गौर करो। प्राइस आप पहले 20 थी और फिर 10 हुई। जब 20 प्राइस थी तो जो 2 यूनिट बिक रहे थे, जब 10 प्राइस हो गई तो 6 यूनिट बिकने लगे। अब आप कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हो? आप तरीका फॉलो कर रहे हो टोटल आउटले मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड। टोटल रेवेन्यू में क्या करते हैं कि प्राइस को, पर यूनिट प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी यूनिट्स हों। 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 40 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं टोटल आउटले मेथड में, इसमें हमने प्राइस का और ये टी मतलब टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड या टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना, इन दोनों का रिलेशन देखना, इन दोनों का। इस डिमांड का रिलेशन प्राइस के साथ नहीं देखना। पीछे वाला आप अगर डायग्राम देखो तो उसमें हम क्या देख रहे थे? उसमें हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन देख रहे थे ना, ये प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। इसका रिलेशन देख के हम इलास्टिसिटी डिटरमाइन कर रहे थे। लेकिन इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम 3 चीज़ें बनाते हैं, यानी प्राइस होती है, डिमांड होती है और टोटल रेवेन्यू होता है हमारे पास। ये कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद अब जो रिलेशन हम देखेंगे वो इसका देखेंगे, प्राइस और टोटल रेवेन्यू, इन दोनों का रिलेशन। ये डिमांड का रिलेशन किसी चीज़ के साथ नहीं देखेंगे, इन दोनों का रिलेशन। अब देखो, अब ये देखो कि जो आपकी प्राइस है वो 20 से 10 हुई है तो रेवेन्यू कितना आपका बढ़ा है। यानी जब प्राइस आप कम करते हो तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है ना, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब आप 20 से 10 तक आ रहे हो तो आपका जो रेवेन्यू है वो 40 से 60 तक जा रहा है, ठीक है ना। इसे पढ़ते हैं। दिस कैजुअल शो दैट व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम 20 टू 10, जब 20 से 10 आपकी प्राइस होती है, टोटल एक्सपेंडिचर राइज फ्राम, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू राइज फ्राम 40 टू 60 एंड इनवर्सली व्हेन द प्राइस राइसेस। अब इसका इन्वर्स भी कर सकते हो कि जब आपकी प्राइस कम है और आप ज़्यादा कर रहे हो,
लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि प्राइस ज़्यादा हो, कम करोगे तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। और अगर प्राइस कम है, ज़्यादा कर दोगे तो डिमांड कम होगी। आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि आपकी प्राइस 10 थी, आपने प्राइस को ज़्यादा कर दिया। जब प्राइस को ज़्यादा करोगे तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, यानी पहले 60 था फिर 40 हो जाएगा। अब इसका उलट कैसे देखेंगे कि प्राइस अगर 20 थी तो रेवेन्यू कितना था, 40, और अगर प्राइस कम कर रहे हो, 10 कर रहे हो, तो आपका जो रेवेन्यू है वो आपका 60 यानी बढ़ गया है। उलट रिलेशन। जब आपका ये नेगेटिव रिलेशन होगा, देयर इज़ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल आउटले। जब प्राइस और रेवेन्यू में इनवर्स रिलेशन होगा यानी उलट होगा, जब एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी कम होगी, ठीक है ना, एक चीज़ कम करोगे दूसरी बढ़ेगी। जब इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन होगा, किसने ज्वाइन किया है, आपने इतना लेट ज्वाइन किया, वजह? अच्छा, अब ये है कि इन दोनों का अगर प्राइस और टोटल रेवेन्यू का इन्वर्स रिलेशन है, जब भी इनका इन्वर्स रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 1 से ग्रेटर समझी जाएगी। ये कौन सा तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, ये याद रहे आपको, हम टोटल आउटले मेथड को फॉलो कर रहे हैं। टोटल आउटले मेथड की ये खासियत है कि इसमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर या जिसको टोटल रेवेन्यू कहते हैं, इन दोनों का रिलेशन देखा जाता है। इन दोनों का रिलेशन अगर नेगेटिव है यानी इन्वर्स रिलेशन है, एक को हम कम कर रहे हैं तो दूसरी बढ़ रही है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम हो रही है, अगर इनका इन्वर्स रिलेशन है तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी। क्लियर? ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जब भी इन दोनों का रिलेशन नेगेटिव होगा तब जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। ये वाली आप बुक ले लो बच्चों, ठीक है, ये आपके मुजफ्फरगढ़ से भी मिल जाएगी ये वाली बुक। नेहा इनका नाम भेज देना, इसका जो फ्रंट पेज है ना उसकी तस्वीर बना के ग्रुप में भेज देना, ये सारे बच्चे ये बुक ले लेंगे, अच्छी बुक है। कुछ टॉपिक इस बुक से करेंगे, कुछ और बुक्स हैं, तकरीबन 8 रिकमेंडेड बुक्स हैं आपकी इकनॉमिक्स में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी क्या है कि देखें आप, प्राइस 20 थी, 20 से हुई 10, और जो यूनिट्स थे वो 2 से 4 हो गए, यानी प्राइस कम हुई तो यूनिट बढ़ गए। टोटल रेवेन्यू देखो, टोटल रेवेन्यू आपका यहाँ पे 20, जब 20 रुपये थे तो तब 40 था। कैसे 40 आया, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 40 हो गया, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 40 हो गया, यानी ये 40 है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। प्राइस कम हुई है, कोई चेंज नहीं है। या अगर प्राइस को बढ़ा लो, मिसाल के तौर पे 10 थी प्राइस और फिर 20 हुई, तो टोटल रेवेन्यू उतना ही का उतना है, यानी कोई चेंज नहीं आ रहा। जब आपकी प्राइस और टोटल रेवेन्यू के दरमियान कोई रिलेशन नहीं, यानी प्राइस के चेंज होने से टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं हो रहे, तो तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये टोटल आउटले मेथड का एक अपना तरीका है, किसका एक अपना अंदाज है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, इक्वल है या लेस देन 1 है, ठीक है ना। इसमें हम प्राइस और टोटल रेवेन्यू का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अगर इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर इन दोनों के दरमियान एक तरह का कोई रिलेशन नहीं है, यानी इसके चेंज होने से ये चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है ना, तो तब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो 1 के इक्वल होगी। ये माइक किसका ओपन है, माइक ऑफ कर लो अपना। हाँ, अच्छा, अब लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी में हम क्या लेंगे कि ये देखो, आपकी जो प्राइस है वो 20 है, 20 से 10 हुई है, 20 पे 2 यूनिट आपकी डिमांड थी, और जो 10 प्राइस हुई है तो उस पर 3 यूनिट्स की डिमांड है। अब इससे आप मल्टीप्लाई करो और टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लो, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 40 हो गया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30 हो गया, तो टोटल रेवेन्यू आपका कैलकुलेट हो गया। अब आप ये देखो कि जब आपकी प्राइस कम होती है तो आपका टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है, जब आपकी प्राइस कम हो रही है तो टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है। जब प्राइस और टोटल रेवेन्यू का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, देखो पॉजिटिव है ना, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। अगर एक चीज़ 10 से 20 कर रहे हैं तो ये भी 30 से 40 हो रही है, तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। जब इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी होती है, यानी लेस देन 1 होती है। समझ आई बात की कि नहीं आई? फिर इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट।
अब हम इस टेबल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक उन्होंने समराइज़ करके टेबल भी बता दिया। ग्रेटर देन 1 यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कब होगी? वो तब होगी जब प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रही है, यानी इन्वर्स रिलेशन है। जब इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन आता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, और जब प्राइस कम हो रही है टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है, यानी इन्वर्स रिलेशन हो गया ना, यानी एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। इक्वल कब होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 कब होगी? जब आपकी प्राइस तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन टोटल रेवेन्यू अनचेंज्ड है। ये वाला केस, ये देखो, ये टोटल रेवेन्यू आपकी कम हो रही है या बढ़ रही है लेकिन ये अनचेंज्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, 40-40 है। तो तब क्या होता है? तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। और दूसरी साइड पे ये भी देख सकते हैं कि जब प्राइस डिक्रीज़ हो रही हो तो टोटल अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही है और टोटल रेवेन्यू अनचेंज्ड है तो तब भी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। यानी यहाँ आप दोनों केस ले सकते हो, ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर, यानी 20 से 10 की तरफ आओ या 10 से 20 की तरफ जाओ, यानी प्राइस को बढ़ाओ या कम करो। यहाँ पे उसने दोनों केसेस लिए हुए हैं, यानी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज, दोनों केसेस में क्या होगा, ठीक है ना। अब लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 कब आएगी? वो तब आएगी जब प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है और टोटल आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया जब भी प्राइस और टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन आएगा तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। जब दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आएगी। अब ये वाले जो दो केस है ना, ये अभी आपको समझ नहीं आएंगे, मैं इसके अलग से टेबल बना के भेजूँगा। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन नहीं किया, देख रहे हो, यहाँ पे इसने 3 केस एक्सप्लेन किए, 3 केस और उनकी टेबल बनाई है, तो आपको समझ आ गई है। इसके केस आपको अभी यहाँ समझ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ लॉजिकली, वैसे रटना आसान है लेकिन लॉजिकली आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसके टेबल आपको बना के भेजूँगा व्हाट्सएप के ऊपर और फिर वॉइस नोट भेज दूँगा, तो वहाँ आपको ये ईज़िली समझ आएगा। अच्छा, तो हमने पढ़े अभी 2 मेथड पढ़ लिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। ये वाले मेथड, परसेंटेज मेथड और टोटल आउटले मेथड। परसेंटेज मेथड क्या था? परसेंटेज मेथड क्या था कि अगर प्राइस में चेंज ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, और अगर क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज़्यादा है, प्राइस में चेंज कम है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। और अगर दोनों में चेंज इक्वल है, यानी इसमें भी 50% चेंज आ रहा है, इसमें भी 50% चेंज आ रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड में हमने ये पढ़ा कि हम प्राइस और टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। ये प्राइस का और टोटल रेवेन्यू का रिलेशन, अगर इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, अगर इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, और अगर ये दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी इसके चेंज होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 हो गए। ये हमारे 2 मेथड्स हो गए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला जो मेथड है वो ग्राफिक मेथड है, यानी 3 तरीके हमने पढ़ने हैं ना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 तरीके पढ़ने हैं। तो अगला जो थर्ड तरीका और लास्ट तरीका है वो है ग्राफिक मेथड। अब ग्राफिक मेथड, इसका फार्मूला क्या होता है? आवाज़ आ रही है ना सबको समझ? आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में अब ये देखो, ये ग्राफ बना हुआ है, इसी को देख के हमने फैसला करना है। ये जो फार्मूला है इससे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यानी ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो कर रहा है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, यानी ये अगर हम मिड पॉइंट लें तो ये वाला जो पोर्शन है ना, माउस पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, और इस M से ऊपर जो पोर्शन है ना, ये यहाँ से लेकर M से लेकर R तक, ये जो पोर्शन है ये शो करता है अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, यानी मिड लेंगे, मिड के नीचे वाला जो पोर्शन है M से लेकर S तक, ये लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, और ये ऊपर वाला अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व।
ठीक है ना। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ग्राफिकली जियोमेट्रिकली द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ग्राफिक में ये ग्राफिक मेथड का फार्मूला है, ठीक है ना। वो जो दो मेथड पढ़े थे उसका अलग फार्मूले थे, ये ग्राफिक मेथड का है। तो ग्राफिक मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज़ के इक्वल होती है? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है ना। ये ग्राफ आपने एज इट इज़ बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। जितने आज की क्लास में जितने भी ग्राफ हम टेबल्स बना रहे हैं उसकी आपने एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ उसके टेबल और ग्राफ बना के मुझे भेजने हैं, मैं उससे चेक करूँगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ साथ अपने ग्राफ बनाने, क्योंकि सारे ग्राफ और टेबल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पेपरों के दिनों में से इसको याद करना मुश्किल होगा, अभी से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ आप क्या करोगे? वाई एक्सेस पे प्राइस ले लोगे और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड, ये इसका मिड पॉइंट ले लोगे, ठीक है ना। यहाँ मिड पॉइंट लेके आप लिखोगे ई डी। ई वो दूसरे वाला नहीं डालना, ठीक है ना। जैसे ये ई डाला हुआ ना थोड़ा टेढ़ा करके, इस तरह ई डालना है और उसके नीचे डी डालना है, उसके बराबर डी नहीं डाल देना। इसका यही मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे आपने डालना है इज इक्वल टू 1, फिर एक पॉइंट यहाँ ले लेना बी पॉइंट। आप कोई भी नंबर नहीं दे सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। एम ए एस आर बी उसने दिया, आप कोई और भी दे सकते हो। जो भी दोगे अपनी एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ फिर यूज़ करोगे, ठीक है ना। अब बी में उसने यहाँ डाला हुआ है ई डी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे आर पे है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ए पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 0। अभी मैं बताता हूँ कि ये 1 कैसे आया, ये ग्रेटर देन 1 कैसे आया, लेस देन 1 0 कैसे आया, इन्फिनिटी कैसे आया, अभी समझ आ जाएगी आपको। अब ये देखो, वो यहाँ पे ये कहते हैं सपोज आर एस इज़ द डिमांड कर्व। आर एस, वो कह रहे हैं कि ये आर से लेकर एस तक ये एक डिमांड कर्व है, ठीक है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट एम, ये मिड पॉइंट हम लेंगे, एक मिड पॉइंट वेयर द लोअर एंड अपर सेगमेंट आर इक्वल। अभी हमने पढ़ा था ना ये वाला फार्मूला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, यानी ये वाला पोर्शन लोअर है, ये अपर है। अब आप देखो, अगर हम इसका मिड पॉइंट लें तो लोअर में जितना डिस्टेंस होगा, मिसाल के तौर पे ये 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ऊपर भी 5 सेंटीमीटर है। ऊपर ये वाला लोअर सेगमेंट ये भी 5 सेंटीमीटर कर लो मिसाल के तौर पे, ऊपर वाला भी 5 सेंटीमीटर, जो कि नीचे आके लिखेंगे तो 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। इसीलिए ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज इक्वल टू 1 है। बताओ ये पॉइंट समझ आया? ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 क्यों आया है? उसकी ये वजह है कि नीचे जितना डिस्टेंस है, ऊपर जितना डिस्टेंस है, वो दोनों बराबर है, ठीक है ना। यानी ऊपर भी 5 है, बट्टे के ऊपर भी 5 आएगा, नीचे भी 5 आएगा। 5 से कट गया तो 1 आया। बाकियों को समझ आया? बताओ। ये वाला अच्छा, ये देखो, ये ग्राफ आपने बनाना है, यहाँ पे लेना है मिड पॉइंट, और इस जी हाँ, थर्ड लेक्चर नंबर 3 कोर्स से लोगे ना, फिर ये जो है ना 4th आपको इजीली समझ आएगा। अब आप ये देखो कि ये आपने मिड पॉइंट लेना है, और हमने ये देखना पहले ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 कैसे आया, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है, ठीक है ना। अब आप ये देखो, जब मिड पॉइंट ले रहे हो तो इसका मतलब है जितना ये डिस्टेंस है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ऊपर भी 5 सेंटीमीटर है, तो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मैंने खुद से मिसाल लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, वो कितना है, वो भी तो 5 है ना, तो 5 के साथ, बटे के ऊपर भी 5 नीचे भी 5 के साथ कट जाएगा, तो 1 आंसर आएगा ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं मिसाल के तौर पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 है, और यहाँ से लेकर ना यहाँ तक डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो टोटल है ये 10 सेंटीमीटर है, इसका हाफ 5 सेंटीमीटर होगा, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2. यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सारे को मिलाओ तो 10 सेंटीमीटर बनता है। हमने ये वाली मिसाल, अब हम ए पॉइंट लेते हैं। ए पॉइंट क्या होगा? अब आप ये देखो, फार्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व यहाँ, हम यहाँ पे आए खड़े हैं, लोअर सेगमेंट ये है ना, और अपर सेगमेंट ये है, ऐसे है ना, बताओ।
अब लोअर सेगमेंट कितना डिस्टेंस है, 2.5 है ना, 2.5 को लिखो ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर बटे के ऊपर आएगा ना लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। बताओ समझ आई? बाकी बताओ ना। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की? हाँ ये देखो, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 सेंट, ये 2.5 सेंटीमीटर हम ऊपर लिखेंगे, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व 2.5 ऊपर आ गया बटे के, बटा डालेंगे, नीचे कितना आएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनता है, हाँ यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 7.5। अब आपको कैलकुलेट करें, ये कैलकुलेटर मैंने खोला हुआ शायद आपको शो ना हो रहा हो, 2.5 डिवाइडेड बाई 7.5 क्या आंसर आएगा, 0.33 आएगा ना, हाँ 0.33। 0.331 से कम है या ज़्यादा है, कम है ना, तो इलास्टिक यहाँ पे ये शो कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो लेस देन 1 है, यानी 1 से कम है। समझ आई बात की? अच्छा अब आप ये पॉइंट ले लो यहाँ पे, एस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे देखो कि लोअर सेगमेंट तो ज़ीरो है, इससे नीचे तो जा ही नहीं रहे ना, हमने तो यहाँ तक आना था, ये तो ज़ीरो है, यानी बटे के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी, और बटे के नीचे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 10 आएगी मिसाल के तौर पे, आएगी ना। 0 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है, 0 होता है ना, 0 डिवाइडेड बाई 10 0 होगा ना। ये देखो, ये जो एस पे हम खड़े हैं, एस पे हम तो डिस्टेंस देख रहे थे ना इसका, ये हम खड़े ही एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे ये एस जो है यानी लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व कितना है, वो तो 0 है, और अपर सेगमेंट कितना है, अपर, इस जो लोअर के ऊपर जो बाकी पोर्शन होता है वो सारा अपर होता है, ये जो अपर है ना अपर, वो कितना है 10, यानी 0 डिवाइडेड बाई 10 0, तो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। ये भी पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी तरफ आते हैं बी। अब यहाँ पे देखो कि लोअर सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है, यानी बी से लेकर एस तक लोअर सेगमेंट है, ये लोअर सेगमेंट है ना, क्योंकि हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, और इसके ऊपर जो होगा वो अपर सेगमेंट होगा। तो लोअर सेगमेंट कितना है यहाँ पे बताओ, 7.5, 7.5 उसको डिवाइड करो इस अपर सेगमेंट से, फार्मूले अपर सेगमेंट नीचे है ना, अपर सेगमेंट कितना बन रहा है 2.5, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आंसर आएगा 3, ठीक है ना, 3 आ गया। अब 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो गई। अब आप आ जाओ यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये देखो कि लोअर सेगमेंट 10 है, लोअर सेगमेंट कितना है 10, यानी ये यहाँ पे खड़े हो तो ये आपके नीचे है ना सारा, यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो लोअर है, ऊपर वाला अपर है, यहाँ पे खड़े हो तो इसके नीचे वाला लोअर है और उसके ऊपर वाला अपर है, यहाँ पे खड़े हो तो इसके नीचे ये वाला लोअर है और ये ऊपर वाला अपर है, यहाँ पे अगर खड़े हो तो नीचे लोअर में तो कुछ नहीं है, ये ज़ीरो होगा, और ये सारा का सारा आपका अपर है। और अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे खड़े हैं तो ये सारा का सारा यानी आर से लेकर एस तक सारा का सारा लोअर है, और इसके ऊपर अपर तो है ही नहीं, वो तो ज़ीरो होगा। अब लोअर कितना होगा, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, यानी यहाँ से लेकर, क्योंकि आप खड़े यहाँ हो ना, आपके नीचे है ये, ठीक है ना, लोअर कितना होगा आर से लेकर एस तक, वो सारा का सारा कितना है 10 है, 10 ऊपर लिख दोगे, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, अपर सेगमेंट कितना है वो 0 है ना 0। और किसी भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करो तो वो इन्फिनिटी हो जाता है कि नहीं होता, हो जाता है ना इन्फिनिटी, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जो है ना इन्फिनिटी बन गया। अब ये पॉइंट समझ आया कि ये 1 क्यों आया, ये लेस देन 1 क्यों आया, ये ग्रेटर देन 1, ये इन्फिनिटी, ये 0। बात समझ आई कुछ कुछ? बाकियों को बाकी बताएं।